नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं विस्तार न्यूज पर। संसद भवन, वो इमारत जिसमें सत्ता के राज और लोक की नीति के मुद्दों के बीच सियासत सबसे ज्यादा जीवंत दिखाई पड़ती है, जहां शब्दों की गूंज महज बहस की शोर में नहीं थमती, बल्कि देश की नीतियों से लेकर तमाम मसलों पर सुलग रहे सवालों को भी अपने अंदर समेट लेती है। लोकतंत्र की यह इमारत 18वीं बार सजकर तैयार हो गई है और अगले 5 साल तक देश का हर अच्छा बुरा, बेहतर और बेहतरीन अब यही सदन तय करने वाला है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बात इसी नई संसद भवन की करेंगे, नई संसद की सदन की करेंगे, वो भी विस्तार से। सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए ये सरकार तैयार हो गई। वोट बैंक की राजनीति। मक्तल में आते हैं वो लोग खंजर बदल बदल के, यार अब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। माले मुफ्त, दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी कि देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है। सदन का यह सत्र बहुत शानदार होने वाला है। सबसे पहले 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि बात अगर नए संसद सदन की कर रहे हैं तो जरा उन तस्वीरों को भी टटोलना चाहिए और तस्वीरों के जरिए ही कोशिश करनी चाहिए यह समझने की कि देश कहां से कहां पहुंचा है, सदन की यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है, क्योंकि हर तस्वीर कुछ नई कहानी बयान करती है। एक तस्वीर, सबसे आखिरी तस्वीर की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह, कश्मीर का उनका सबसे प्रचलित वो बयान, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि जान दे देंगे कश्मीर के लिए। और अब तक जम्मू कश्मीर और बीजेपी के साथ अगर संबंधों को जोड़कर देखा जाता है तो अमित शाह उसकी कड़ी में सबसे अव्वल नजर आते हैं। और तमाम लोग, चाहे लालू यादव हो, मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, सोनिया गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, सभी की सदन की अपनी अलग गाथा है, अपनी अलग कहानी है। इन 6 तस्वीरों के बाद अब जरा 18वीं लोकसभा में क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ बदल गया है, बात उस पर कर लेते हैं। हालांकि 18वीं लोकसभा में इस बार बहुत कुछ बदल गया है। सत्ता पक्ष के लिहाज से भले बदलाव बहुत बड़ा ना हुआ हो, लेकिन विपक्ष के लिहाज से तो इस सदन में इस बार बहुत ज्यादा बदलाव दिख रहा है और विपक्ष कुछ हद तक बुलंद भी दिख रहा है। इस बार इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से विपक्ष की लड़ाई कहीं से भी सत्ता में आने से ज्यादा इस बात पर थी कि किस तरीके से विपक्ष की ताकत के चलते सत्ता की ताकत को थोड़ा कम कर दिया जाए और संसदीय राजनीति के संदर्भ में विपक्ष अपनी ताकत को किस तरीके से बढ़ाए कि सदन के अंदर विपक्ष ढीला ना दिखाई दे, विपक्ष कमजोर ना दिखाई दे। इसको लेकर इस बार विपक्ष चुनावी मैदान में थी और कहीं ना कहीं से जनमत ने भी विपक्ष को सराहा है, सकारा है और उसको संख्या बल के लिहाज से इतना मजबूत तो कर दिया है कि सदन में विपक्ष की आवाज अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 18वीं लोकसभा के लिहाज से सत्ता पक्ष, विपक्ष, सब कुछ कितना कुछ बदल गया है। नए चेहरे कितने आ गए हैं, नए चेहरों की गूंज कहां तक पहुंचेगी और जो पुराने चेहरे थे वो किस कलेवर में इस बार सदन में अपनी मौजूदगी को दर्शाएंगे, सब कुछ एक रिपोर्ट में हमने पूरा पिरोया है। इस रिपोर्ट को देखिए। सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए ये सरकार तैयार हो गई। वोट बैंक की राजनीति। मक्तल में आते हैं वो लोग खंजर बदल बदल के, यार अब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। माले मुफ्त, दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी कि देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है। अठारहवीं लोकसभा में इस बार सत्ता का गणित भी नया है और समीकरणों की हवा भी अलग।
क्योंकि केंद्र में भले ही इस बार भी एनडीए की वापसी हुई हो, लेकिन शक्ति के केंद्र में इस बार बीजेपी का वो एकाधिकार नहीं रह गया है जो 272 के आंकड़ों में लिपटा हुआ होता है। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद देश की संसद में ऐसी तस्वीर उभर कर आई है जहां सरकार में एक से ज्यादा दलों का हस्तक्षेप होने वाला है। साथ ही विपक्ष के आंकड़ों ने भी उसे इतना ताकतवर तो बना दिया है कि पिछले 1 दशक से खाली पड़ा नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय भी अब लोकतंत्र के एक अहम किरदार की मौजूदगी में काम करने वाला है। सियासत में संख्या की ताकत कितनी बेमिसाल होती है, ये तो नतीजों के बाद से ही विपक्षी गठबंधन के आत्मविश्वास में झलकने लगा था, जब कथित शेयर मार्केट घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से लेकर डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष ने अपना दावा ठोकने में देर नहीं की। क्या है, हम तो देखो एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। संसद की बहस में अब अल्पमत और अविश्वास की चर्चा महज प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करने तक सीमित नहीं होगी, न ही सदन में विपक्ष का हल्ला बोल ही धीमा होगा। नेट और नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मसले पर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही जोरदार हंगामे का आसार दिख रहा है। इन सब के बीच विपक्ष ने पहले ये साफ कर दिया है कि अगर प्रतिपक्ष के दल से डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया तो वो स्पीकर के पद का चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से ना होकर वोटिंग से किया जाए। 18वीं लोकसभा में समीकरण कितने कुछ बदल जाएंगे, जरा उसको भी जान लीजिए। दरअसल इस बार संसदीय समितियों में विपक्ष की भूमिका बढ़ने वाली है। विपक्ष के पास संख्या बल है, तो इस लिहाज से अलग अलग समितियों में विपक्ष को अध्यक्षता करने का भी मौका मिलने वाला है। संसदीय चर्चा में भाग लेने की समयावधि में भी विपक्ष को इस बार ज्यादा वक्त मिलने वाला है। तो वहीं आंकड़ों की ताकत इस बार सत्र को चेक एंड बैलेंस के माहौल में रखने वाली है। और इन सब के बीच संसद में विपक्ष की ताकत को देखते हुए इस बार कोई भी संवैधानिक संशोधन कर पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल सत्ता पक्ष इस बार भी अपनी ताकत और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ संसद को सुचारू रूप से चलाते हुए एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे नए और अहम कानूनों को पास कराने की कोशिश करेगा। और इन सब के बीच ये देखना और सुनना दिलचस्प होगा कि संसद की आवाज देश की सियासत को कितने उफान पर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संसद के इस सत्र के लिहाज से 18वीं लोकसभा के सदन के लिहाज से हम विपक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष अभी भी उसी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी को बताने की कोशिश कर रही है। 5 के 5 मंत्रालय जो सुरक्षा समिति के होते हैं उसमें बीजेपी के वही पुराने चेहरे हैं जो पहले थे, अभी भी वही बरकरार है। सदन में बदला क्या है? सदन में बदल गया है थोड़ा सा विपक्ष का एल्गोरिदम, बाकी सत्ता के पक्ष के तेवर अभी भी वही हैं, कलेबर अभी भी वही हैं। और कोशिश तो यही है सत्ता पक्ष की कि इस बार के सदन में भी कुछ अहम जो बिल पड़े हुए हैं पुराने, उसको पास करा लिया जाए। लेकिन क्या यह आसान होगा, क्या यह मुश्किल होगा, उसको टटोलेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आपको एक और जानकारी दे दें कि किस तरीके से प्रोटेम स्पीकर के चुनाव पर सियासत जो है वो सुलगी हुई है। दरअसल राष्ट्रपति ने 18वें लोकसभा के लिए बीजेपी सांसद भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। भृतहरि मेहताब ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से 7 बार सांसद चुने गए हैं। उन्हें इस वर्ष लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजू जनता को बड़ा झटका दिया और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद इस बार के लोकसभा में उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। लेकिन विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, इससे नाराज है। उनको इस बात में असहमति है कि क्यों उनके पार्टी के दल से, उनके दल से एक नेता को नहीं चुना गया जो कि 8 बार के सांसद हैं। क्यों जाकर ऐसे नेता को चुना गया जो महज 7 बार के ही सांसद रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के अनुसार यह संसदीय मानदंडों का अपराध है, उल्लंघन है। कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को 18वीं लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया, इसको लेकर जो है अब सियासत गरमाई हुई है। लेकिन भाजपा का कहना है भृतहरि मेहताब इस पद के लिए नामित किए गए हैं और वो सबसे सुसज्जित सुयोग्य लोग हैं। क्या कुछ कह रही है सियासत, बयानबाजियां क्या कुछ चल रही हैं, वो सुन लीजिए आप। ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए परंपरा क्या है, ट्रेडिशन, कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है कि ये टकराव की राजनीति है।
ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। ये मैं भी जानता हूं कि उसके कोई बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होते। ये भी मैं जानता हूं कि शॉर्ट टर्म होता है। फिर 8 टर्म वाले को न देके 7 को देने की वजह क्या है? इसलिए कि वो भाजपा का है, सत्तारूढ़ दल का है, और 8 टर्म वाला मुख्य विरोधी दल का है। मैं मानता हूं कि इसमें लोकतंत्र की में कहीं न कहीं तानाशाही की बू आ रही है। कोशिश की गई है कि एक आदमी जो वरिष्ठतम है, ये उसका अपमान नहीं, यह संपूर्ण सदन का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, जो एक स्थापित सिद्धांत है, परंपरा है, उनका अपमान। सबसे पहले तो इन्होंने भर्तृहरि मेहताब जी का नाम को लेकर के आपत्ति किया। भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव लोकसभा मेंबर है विदाउट एनी ब्रेक, 7 बार, और इस वक्त वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर है अगर हम मंत्री को छोड़े तो। उन्होंने सुरेश कोडिकन्नल का नाम लिया, उनका टोटल टर्म 8 है उनका, लेकिन 2004 और 2004-98 में उसका ब्रेक हुआ है। किरण रिजिजू ने कहा, साफ कहा कि 8 बार के सांसद को इसलिए इस बार प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है। एक बार सुरेश कोडिकन्नल जो है वो सांसद नहीं रहे थे, इसी कारण से उनको इस बार प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। लेकिन सियासत है, गरमाएगी तो जरूर। अब आपको हम बताते हैं कि सदन में इस बार कितने नए चेहरे विपक्ष से आए हैं, जिनके किरदार और तेवर और कलेवर में जो है इस बार थोड़ी धार जरूर आ गई है। जरा पहले उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहला नाम तो राहुल गांधी का होगा। कांग्रेस के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष के इस बार के दावेदार भी हैं। पिछली बार इनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था एक मामले में। अखिलेश यादव दूसरे बड़े चेहरे हैं, सांसद समाजवादी पार्टी कन्नौज से जीत कर आए हैं और यूपी में सबसे ज्यादा सीटें पाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। महुआ मोइत्रा एक ऐसी ही नाम है, टीएमसी के सांसद कृष्णनगर से चुनकर आई हैं। इनको भी इनको भी एक कथित मामले में प्रश्न के पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में इनको निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन ये वापसी कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद इस बार नया चेहरा है, सांसद बनकर आए हैं। आजाद समाज पार्टी से इनकी अपनी पार्टी है, नगीना सीट उत्तर प्रदेश से। असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी की तरह ही पुराना चेहरा और सियासत के गलियारों में एक बहुत ही तेवर भरा अंदाज रहता है इनका। हैदराबाद से चुनाव जीतकर आए हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी माधवी लता के सहारे इनको हराने की, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई, फिट बैठ नहीं पाई चीजें। इसी तरीके से एक और नाम है, मीसा भारती सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल से पाटलिपुत्र से जीतकर आई हैं। बहुत टफ फाइट था, लग रहा था कहीं ना कहीं कि इस बार रामकृपाल यादव जीत जाएंगे, लेकिन जीत नहीं पाए। कंगना रनौत सांसद बीजेपी मंडी से जीतकर आई हैं, हिमाचल प्रदेश से, और इनके बयानों ने जो है बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। सियासत में आएंगी तो क्या कुछ ये कहेंगी, इनको भी सुनना बहुत दिलचस्प होगा। संबित पात्रा बीजेपी से पुरी से जीतकर आए हैं, सांसद बन के आए हैं उड़ीसा में, और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। और इनके जो वाक चातुर्य की कला है उसको लेकर हर घर में चर्चा भी होती है, इनको सुनना भी बहुत दिलचस्प होगा। अवधेश प्रसाद भी ऐसा ही एक नाम है, फैजाबाद से जीतकर आए हैं उत्तर प्रदेश से। राम मंदिर के मुद्दे के बावजूद भी बीजेपी को इन्होंने शिकस्त दी है, तो सुनना तो अवधेश प्रसाद को भी इस बार बहुत दिलचस्प होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस बार के पहले सत्र में लोकसभा 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है। चलिए सबसे पहले 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का यह सत्र चलना है। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर को चुना जाएगा और प्रोटेम स्पीकर के नाम का ऐलान भी हो गया है। भर्तृहरि को बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर, उनके ऊपर सहमति बनेगी। और 24 और 25 जून को सभी सांसदों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएंगे, नए सांसदों को। 26 जून को लोकसभा के नए स्पीकर का भी चुनाव होना है, और देखिए पेच यहीं पर फंसा हुआ है। 27 जून को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, और उसके बाद उसी दिन 27 तारीख को ही दोनों सदनों में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराएंगे। फिर 28 से लेकर 1 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, जिसमें कि तमाम दलों से प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। 2 जुलाई को पीएम लोकसभा में अभिभाषण पर जवाब देंगे, तो वहीं 3 जुलाई को प्रधानमंत्री का राज्यसभा में
जवाब होगा। लेकिन पेच जैसा मैंने बताया आपको कि स्पीकर के पद पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि विपक्ष कह रही है कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए और उसको लेकर अभी तक सामंजस्य की स्थिति बन नहीं पाई है। और ऐसे विपक्ष का कहना है कि अगर हमें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला तो हम स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे, जो कि आज तक आजाद भारत में कभी हुआ नहीं है। खैर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं विश्लेषण में और आपको अब हम बताते हैं कि सबसे कम उम्र के सांसद कौन हैं जो इस बार संसद भवन में पहुंचे हैं। सबसे कम उम्र के सांसद का नाम है पुष्पेंद्र सरोज। उनकी उम्र है 25 साल 3 महीने और वो समाजवादी पार्टी से चुनकर आए हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं वो, और कौशांबी सीट से इस बार उन्होंने बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर को 1,30,000 वोटों से हराया है। महज 25 साल 3 महीने की उम्र है पुष्पेंद्र सरोज की। सबसे कम उम्र के ये सांसद हैं इस बार के सदन में। सबसे ज्यादा उम्र के सांसद कौन है, जरा उनका भी नाम सुन लीजिए। उनका नाम है जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। उनकी उम्र है 78 साल 9 महीने। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा उनकी अपनी पार्टी है, उसी पार्टी से वो बिहार के गया सीट से चुनाव जीतकर इस बार लोकसभा में पहुंचे हैं और करीब 44 साल का लंबा राजनीतिक सफर का अनुभव भी उनके पास है। 2014 और 19 में वो गया की सीट हार गए थे, लेकिन इस बार जो है वो 1,01,812 वोटों से गया से चुनाव जीतकर पहुंच रहे हैं संसद भवन। चलिए अब हमको बताते हैं कि इस बार लोकसभा में लगातार 8 बार चुनाव जीतकर सांसद बनने वाले नेताओं का नाम क्या है, कौन कौन से वो किरदार हैं। सबसे पहला नाम तो वीरेंद्र कुमार खटीक साहब का है, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 70 साल की उनकी उम्र है और 11वीं लोकसभा के समय से लेकर अब तक जो है ये सदन के सदस्य है। 11वीं लोकसभा से सदन के सदस्य रहे हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने थे। मोदी 3.0 में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। चलिए और आपको हम बताते हैं कि इनके अलावा जो है और कौन कौन से लोग हैं जो इस बार लगातार 8वीं बार सदन में पहुंच रहे हैं। ऐसा कोई भी और नाम नहीं है जो लगातार 8 बार सदन में पहुंच रहा हो। लेकिन एक नाम तो है जो मैंने बताया था, सुरेश जी का। लेकिन दिक्कत यह है कि वो एक बार वो लगातार अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअसली में एक बार वो नहीं जीते थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नई सदन में विस्तार से जब हम चर्चा कर रहे हैं तो किनको कितना पैसा मिलने वाला है, वेतन के लिहाज से ये सदन जो है इस बार कितना अलग नजर आ रहा है, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको चलिए समझाएं हम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति की बात हम सदन के लिहाज से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में, हिंदुस्तान में लोकसभा का कोई भी सदन बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू नहीं होता है। इस बार जो है राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख रुपए प्रति महीने। सुविधाएं क्या क्या मिल रही है, पूरे देश में पानी, हवा और ट्रेन के जरिए राष्ट्रपति मुफ्त सफर कर सकती हैं। मेडिकल सेवाएं इनकी मुफ्त होती हैं। पर्सनल सिक्योरिटी इनको मिलता है। मुफ्त आवास, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहती हैं। 2 लैंडलाइन इनको दिए जाते हैं हैंडसेट, और 1 मोबाइल फोन दिया जाता है, और 5 निजी स्टाफ मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। और हम बात करें कस्टम निर्मित भारी बख्तरबंद मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड गाड़ी होती है, ये हाईटेक सिक्योरिटी की गाड़ी होती है, ये भी राष्ट्रपति को दी जाती है। उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति सदन के लिहाज से कौन होते हैं आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। राज्यसभा के स्पीकर को, चेयरमैन को कहा जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है राज्यसभा को चलाना। पर्सनल सिक्योरिटी और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं जो है वो उपराष्ट्रपति को भी मिलती है। ट्रेन और हवाई जहाज में उपराष्ट्रपति मुफ्त सफर कर सकते हैं। 1 लैंडलाइन फोन मिलता है इनको और 1 मोबाइल फोन मिलता है। सैलरी होती है 4 लाख रुपए प्रति महीने। और सुविधाओं के लिहाज से बात करें तो 1 निजी सचिव, 1 सहायक निजी सचिव और 2 प्यून समेत 5 स्टाफ जो हैं उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान। प्रधानमंत्री की बात करें तो इनकी सैलरी होती है 1,66,000 रुपए प्रति महीने। सुविधाएं क्या मिलती है, एसपीजी इनको सुरक्षा देती है। हाई ट्रेंड कमांडोज होते हैं। डेली अलाउंस के रूप में 62,000 रुपए जो है वो प्रधानमंत्री को दिए जाते हैं। 96,000 रुपए सालाना पार्लियामेंट्री अलावेंस जो होता है वो भी प्रधानमंत्री को दिया जाता है। देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर ये होते हैं संसदीय राजनीति के लिहाज से बात करें तो। एयर इंडिया 1 का एक एक्सक्लूसिव एयरक्राफ्ट दिया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री तमाम यात्राएं करते हैं। मर्सिडीज बेंज S650 एक बुलेट प्रूफ कार, हाईटेक कार, वो प्रधानमंत्री को दी जाती है। और दिल्ली के 7 लोक निर्माण कल्याण मार्ग पर जो है इनका आवास होता है। अगर अब हम बात करें प्रधानमंत्री के सुविधाओं के लिहाज से और कुछ तो 70,000 निर्वाचन भत्ता और 6,000 रुपए ऑफिस के खर्चे के लिहाज से भी प्रधानमंत्री को दी जाती है। 2,000 रुपए सरकारी भत्ता और मुफ्त रिहायशी निवास भी जो है वो मिलती है। ये कैबिनेट मंत्री को ये सब कुछ दिया जाता है। कार खरीदने के लिए मंत्रियों को अग्रिम राशि जो है वो भी दी जाती है।
और कैबिनेट मंत्री को और क्या कुछ मिलता है? दिल्ली में सरकारी आवास भी दिया जाता है कैबिनेट मंत्री को, और ट्रेन की एसी फर्स्ट क्लास में कैबिनेट मंत्री मुफ्त में सफर कर सकते हैं। मेडिकल की सुविधाएं भी कैबिनेट मंत्रियों को मुफ्त में ही दी जाती हैं। प्रधानमंत्री के इधर कैबिनेट मंत्री भी इन तमाम चीजों को लाभ उठाते हैं। सांसद की अगर हम बात करें तो सांसद की सैलरी होती है प्रति महीने 1 लाख रुपए। सुविधाओं की बात करें तो हर महीने सांसदों को 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के तौर पर दिया जाता है, और दिल्ली में आवास में फ्री टेलीफोन सेवा भी जो है वो सांसदों को दी जाती है। कार्यालय व्यय भत्ते के रूप में प्रति महीने 60,000 रुपए जो है वो सांसदों को दिए जाते हैं। और सुविधाओं के लिहाज से कुछ और चीजें हैं जो सांसदों को मिलती है। मुफ्त रेल की यात्रा की सुविधा मिलती है, और काम के सिलसिले से अगर विदेश यात्रा सांसद को करना पड़े तो उनको उनका भी वेतन भत्ता अलग से दिया जाता है। और 1 साल में सांसद को 34 हवाई यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। ये तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को दी जाती है। अब आपको समझाते हैं 18 बिंदु में कि इस बार के 18वीं लोकसभा में क्या कुछ नया रहने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है सवाल और जवाब के लिहाज से। अगर हम पूछे कि नई लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है तो जवाब है 240 सीट जीतकर इस बार बीजेपी नई लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अगला सवाल, 18वीं लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है तो कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, और कांग्रेस पार्टी ही इस बार के सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 18वीं लोकसभा में कितने दलों का प्रतिनिधित्व होने वाला है इस बार? 41 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व इस बार के लोकसभा में होने वाला है। और अगर पिछले बार की हम बात करें तो पिछली लोकसभा में 36 दलों के प्रतिनिधि ही संसद में पहुंचे थे, इस बार बढ़कर वो संख्या 41 हो गई है। अगली बात करें तो किस समुदाय से कितने सांसद आ रहे हैं ये भी जान लीजिए। 140 सांसद जो है वो सामान्य जाति से हैं, यानी कि 25.8% सांसद जो है वो सामान्य इससे आ रहे हैं, जाति से आ रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें आगे की ओबीसी से कौन लोग आ रहे हैं तो 138 सांसद जो है ओबीसी से चुनकर आए हैं। 25.4% सांसद हैं ये जो कि ओबीसी जाति से इस बार जो है चुनकर पहुंचे हैं सदन में। अगर हम लोग एससी और एसटी की बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति में जो है लोग वो 15.8% सांसद है जो चुनकर पहुंचे, और एसटी के लिहाज से शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति 10.1% सांसद जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से आ रहे हैं 18वीं लोकसभा में। सांसदों की औसत आयु इस बार 18वीं लोकसभा में कितनी है वो भी जान लीजिए। 18वीं लोकसभा में चुने गए सांसदों की औसत आयु जो है वो 56 वर्ष की है। 56 इयर्स एवरेज जो है वो एज है तमाम सांसदों की। पिछली लोकसभा में 59 साल थी, यानी कि 2 साल जो है युवा अवस्था में पहुंच गई है 18वीं लोकसभा इस बार। और सबसे युवा सांसद कौन है हमने आपको बताया भी था, पुष्पेंद्र सरोज जो है इस बार सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं। 25 साल 3 महीने महज उनकी उम्र है, इस बार वो चुनकर पहुंच गए हैं सदन में। सबसे बुजुर्ग सांसद हैं जीतन राम मांझी, सबसे ज्यादा उम्र के सांसद हैं ये, और ये बिहार की गया सीट से इस बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। 423 सांसद इस बार जो है वो ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन है, आप समझिए सवाल है 18वीं लोकसभा में कितने सांसद ग्रेजुएट होकर पहुंचे हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो सियासत होती है सियासतदान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन देखिए इतने फीसदी सांसद जो है इस बार पास हैं। 27 सांसदों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, पीएचडी पास करके 27 सांसद इस बार पहुंचे हैं सदन में, और 543 सदस्यों में से 251 जो सांसद हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर आपराधिक मामलों के लिहाज से 18वीं लोकसभा को हम समझने की कोशिश करें तो चलिए और दूसरे सवाल पर हम पहुंचते हैं। 18वें बिंदु के लिहाज से समझे तो कितने महिला सांसद हैं? लगभग 73 महिला लोकसभा के लिए इस बार चुनी गई हैं। 73 की 73 महिला इस बार लोकसभा में बैठी, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। कितनी महिला सांसद इस बार हैं? 2019 के आम चुनावों में यह संख्या जो थी महज 78 थी, इस बार जो है कम हुई है। उस लिहाज से देखें तो महिला आरक्षण बिल भी पास हो चुका है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि सदन की तस्वीर थोड़ी बदली हुई रहे। सदन में कितने सांसद जो हैं पहली बार निर्वाचित हुए हैं? 280 सांसद पहली बार चुनकर इस बार सदन पहुंचे हैं। यह भी अपने आप में बहुत अनूठी चीज है 18वीं लोकसभा के लिहाज से। पिछली बार जो है ये संख्या 267 से इसमें इजाफा हुआ है। नए सांसदों की संख्या इस बार 18वीं लोकसभा में बढ़ी है। सबसे अमीर सांसद अब कौन है 18वीं लोकसभा में? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। टीडीपी के सांसद है, नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, ये इस बार सबसे अमीर सांसद हैं लोकसभा में। ब्यौरा जरा इनके बता देते हैं हम। इनके पास 5700 करोड़ रुपए की संपत्ति है डॉक्टर चंद्रशेखर साहब के पास। टीडीपी के सांसद इस बार पहुंचे हैं लोकसभा में। और 8 अब देखिए पिछली सरकार के कितने मंत्री दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं?
8 पूर्व मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं इस बार। यह अपने आप में बहुत अनूठी चीज है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस बार फील्ड किया गया था। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, सवाल एक ये भी बहुत दिलचस्प है। 10 साल बाद विपक्ष का नेता कौन बनने वाला है, इसको लेकर सियासत जो है वो अभी भी चल ही रही है। नाम राहुल गांधी का प्रस्तावित किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये जो पद है वो किसके हिस्से जाता है। 18वीं लोकसभा में इस बार जो है नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहा है, जबकि 17वीं लोकसभा में लगातार दूसरा कार्यकाल था, यानी कि 10 साल तक लगातार जो है सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है, क्योंकि वो जो तय सीट होती है 50 सीट कम से कम लाना चाहिए, वो आ नहीं पाया विपक्ष को पिछले 2 बार में। इस बार किससे कितना बोलने का मौका मिलने वाला है इस बार सदन में, क्योंकि ये भी संख्या बल पर निर्भर होता है। कुल समय जो है इस बार 60% वो पक्ष के हिस्से जाने वाला है जब भी चर्चा होगी, और 40% जो है वो विपक्ष को जो है मिलने वाला है। यानी कि अगर 10 घंटे की बहस है तो 6 घंटे जो है वो सत्ता पक्ष को मिलेगा और 4 घंटे जो है वो विपक्ष को मिलने वाला है। पिछली बार ये एल्गोरिदम जो है वो बदला हुआ था। 80% जो है वो पक्ष के हिस्से में सांसद बोलते थे और महज 20% हिस्सा जो है समय का वही विपक्ष के खाते में जाता था। कितनी समितियों में इस बार विपक्ष की हिस्सेदारी होनी है, यह भी संख्या बल पर निर्भर करता है। चाहे वो चयन समिति हो, विशेषाधिकार समिति हो या फिर स्थायी समिति हो, सभी समितियों में विपक्ष की भूमिका इस बार बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि उनके पास संख्या बल बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही साथ विपक्ष ने स्पीकर के चुनाव को लेकर भी क्या चेतावनी दी है, मैंने आपको पहले भी बताया, उसको लेकर भी विपक्ष ने बता दिया है कि इस बार अगर स्पीकर के डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया जाता है तो स्पीकर का चुनाव जो है वो विपक्ष लड़ सकती है, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ है। विपक्ष की स्पीकर को लेकर चुनावी जो है चेतावनी सरकार को दी जा चुकी है, क्योंकि अब तक जो है विपक्ष ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। सर्वसम्मति से ही सदन में स्पीकर को तय किया जाता है। तो ये तमाम चीजें थी सदन की, जो इस बार नई सदन में नया रहने वाला है, जो हमने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है।